समय का पहिया और सुनहरी धूप। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोहनपुर में सुबह की धूप जब खेतों पर पड़ती थी तो लगता था जैसे किसी ने चारों तरफ सोना बिखेर दिया हो। इसी गांव के एक छोर पर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। घर के सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ था जिसकी छांव में पूरा परिवार उठना बैठना करता था। इस घर में रहते थे रामचंद्र जी, उनकी पत्नी देवकी और उनका इकलौता बेटा विजय। रामचंद्र गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो दिन रात पसीना बहाकर फसल उगाते थे। देवकी एक ममतामयी माँ थी जिनका पूरा संसार उनके पति और बेटे के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ था। और विजय विजय इस कहानी का नायक था। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे लेकिन जेब खाली थी। विजय बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार था। जब गांव के बाकी बच्चे खेतों में अमरूदों के पेड़ों पर चढ़ रहे होते थे या कंचे खेल रहे होते थे, तब विजय नीम के पेड़ के नीचे बैठकर फटी पुरानी किताबों को बड़े चाव से पढ़ता था। माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हमारे इस मिट्टी के घर को पक्के मकान में बदल दूंगा और तुम्हें कभी कुएं से पानी भरकर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विजय अक्सर अपनी माँ का हाथ बटाते हुए कहता। देवकी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, तू बस पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जा, मेरे लिए वही सबसे बड़ा महल होगा। लेकिन रामचंद्र जी जानते थे कि दुनिया इतनी सरल नहीं है। वो रात को अक्सर लालटेन की मध्यम रोशनी में देवकी से कहते, विजय के सपने बहुत बड़े हैं देवकी, लेकिन हमारे पास उसे शहर भेजने के पैसे कहाँ हैं। खेती से तो बस पेट भर जाता है। समय बीतता गया और विजय ने गांव के ही एक सरकारी स्कूल से 10वीं की परीक्षा दी। जिस दिन रिजल्ट आना था पूरे गांव में हलचल थी। विजय के पैर कांप रहे थे। वो दौड़ता हुआ डाकिये के पास गया जिसने शहर से आने वाले अखबार में रिजल्ट की सूची देखी थी। रामचंद्र का लड़का ज़िला टॉपर आया है, डाकिये ने चिल्लाकर कहा। ये खबर सुनते ही रामचंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी फटी हुई पगड़ी हवा में उछाल दी। देवकी ने भगवान के मंदिर में जाकर दिया जलाया और पूरे मोहल्ले में बताशे बांटे। अब विजय के सामने आगे की राह थी। गांव के स्कूल में 11वीं और 12वीं के लिए विज्ञान साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी। अगर विजय को डॉक्टर या इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा करना था तो उसे पास के बड़े शहर सीतापुर जाना ही था। शहर जाने का मतलब था कमरे का किराया, किताबों का खर्च और कॉलेज की फ़ीस। रामचंद्र ने बिना किसी से कुछ कहे अपने पुरखों के समय के सोने के कंगन जो उन्होंने देवकी के लिए संभाल कर रखे थे, शहर के एक जौहरी को बेच दिए। जब देवकी को ये पता चला तो वो रोने लगी। रामचंद्र ने ढांढस बंधाते हुए कहा, गहने तो फिर बन जाएंगे देवकी, लेकिन अगर बच्चे की पढ़ाई की उम्र निकल गई तो ये समय कभी लौट कर नहीं आएगा। विजय ने जब ये सुना तो उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो अपने माता पिता के इस बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। जब विजय पहली बार सीतापुर शहर पहुंचा तो वो दंग रह गया। चौड़ी सड़कें, तेज़ी से भागती गाड़ियाँ, ऊंची इमारतें और लोगों की व्यस्तता। गांव के शांत माहौल से निकलकर इस शोर शराबे वाले शहर में वो खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस कर रहा था। उसने कॉलेज के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक खाट और एक छोटी सी मेज़ रखने के बाद पैर फैलाने की भी जगह नहीं बचती थी। छत की टीन की चादरें गर्मियों में आग की तरह तपती थीं और बरसात में पानी टपकता था। कॉलेज का पहला दिन विजय के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। शहर के बच्चे महंगे कपड़े पहनकर अंग्रेज़ी में बात करते थे। जब विजय अपनी साधारण सूती शर्ट और चप्पल पहनकर क्लास में बैठा तो कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो भाई, गांव का गंवार आ गया, एक लड़के ने हंसते हुए कहा। विजय का दिल बैठ गया। उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं। लेकिन तभी प्रोफेसर शर्मा क्लास में आए। उन्होंने विजय की उदासी को भांप लिया। पढ़ाई शुरू हुई। प्रोफेसर शर्मा ने भौतिक विज्ञान फिजिक्स का एक बहुत ही कठिन सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखा और पूछा,
क्या क्लास में कोई इसे हल कर सकता है? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। जो लड़के अंग्रेज़ी में बातें कर रहे थे वो भी अपनी किताबें पलटने लगे। विजय ने धीरे से अपना हाथ उठाया। हाँ बेटा आओ, प्रोफेसर ने कहा। विजय ने चौक उठाई और बिना किसी झिझक के कुछ ही मिनटों में उस सवाल को 3 अलग अलग तरीक़ों से हल कर दिया। प्रोफेसर शर्मा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, कपड़ों से नहीं, इंसान की काबिलियत से उसकी पहचान होती है। शाबाश विजय। उस दिन के बाद से क्लास के बच्चों का नज़रिया बदल गया। विजय को समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी पढ़ाई ही है। शहर में रहते हुए विजय को 6 महीने हो चुके थे। घर से जो पैसे मिले थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। वो अपने पिता पर और बोझ नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करेगा। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक स्थानीय अखबार के दफ्तर में रात को पैकिंग और छटाई का काम मिला। काम रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक चलता था। इसके बदले उसे इतने पैसे मिल जाते थे कि वो अपने कमरे का किराया और खाने का खर्च निकाल सके। अब विजय की दिनचर्या बहुत कठिन हो गई थी। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक कॉलेज की कक्षाएं, दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई और नोट्स बनाना, रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक अखबार के दफ्तर में नौकरी, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सिर्फ 2 घंटे की नींद। इस अत्यधिक थकान के कारण विजय का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसकी आंखें अंदर धंस गईं और वो कमज़ोर दिखने लगा। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में कार्तिक नाम का एक लड़का आया। कार्तिक उसी के कॉलेज में पढ़ता था और एक अमीर परिवार से था। लेकिन कार्तिक घमंडी नहीं था। उसने देखा कि विजय लंच के समय अक्सर सिर्फ पानी पीकर रह जाता है या सूखी रोटी खाता है। एक दिन कार्तिक ज़बरदस्ती विजय को अपने साथ कैंटीन ले गया। विजय, तुम खुद को ख़त्म कर रहे हो। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो इस पढ़ाई और नौकरी का क्या फ़ायदा? कार्तिक ने डांटते हुए कहा। कार्तिक, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे पिता ने अपनी आखिरी जमा पूंजी मुझ पर लगा दी है। मैं हार नहीं मान सकता, विजय ने भर्राई आवाज़ में कहा। कार्तिक ने विजय का हाथ पकड़ा और कहा, तुम अकेले नहीं हो। आज से हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। और सुनो, मेरे छोटे भाई को मैथ्स पढ़ानी है। तुम उसे होम ट्यूशन दे दो। अखबार की रात वाली नौकरी छोड़ दो। ट्यूशन से तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारी नींद भी पूरी होगी। विजय की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। कार्तिक के रूप में उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया था। समय बीतता गया और विजय ने 12वीं की परीक्षा भी शानदार अंकों से पास कर ली। अब उसका लक्ष्य देश की सबसे कठिन परीक्षा आईआईटी जेईई को पास करना था, ताकि वह एक सफल इंजीनियर बन सके। वो दिन रात तैयारी में जुट गया। परीक्षा में केवल 2 महीने बचे थे, लेकिन तभी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। गांव से एक पड़ोसी का फ़ोन आया। विजय, जल्दी गांव आओ। तुम्हारे बाबूजी खेत में काम करते समय अचानक गिर पड़े। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। विजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके मजबूत और स्वाभिमानी पिता आईसीयू के बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। माँ देवकी एक कोने में बैठकर रो रही थीं। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुरंत एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा, जिसमें कम से कम 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। 3 लाख रुपए? ये रकम विजय के परिवार के लिए एक पहाड़ जैसी थी। विजय अस्पताल के बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तू मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? मेरे पास तो किताबें ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? उसने अपने गांव के कुछ लोगों को फ़ोन किया, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। किसी के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। विजय ने तय कर लिया कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगा और अपनी ज़मीन बेच देगा। जब वो ज़मीन के कागज़ लेने गांव जाने लगा तो उसे अस्पताल के गेट पर कार्तिक मिला। कार्तिक के साथ उसके पापा भी थे, जो शहर के एक बड़े व्यवसायी थे। विजय, कार्तिक ने मुझे सब कुछ बताया।
कार्तिक के पापा ने कहा, तुम एक बहुत होनहार लड़के हो। तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे पिता की जान दोनों इस देश के लिए कीमती है। ये लो 3 लाख रुपए का चेक। विजय ने चेक लेने से मना करते हुए कहा, अंकल, मैं ये उपकार कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कार्तिक के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम एक बड़े इंजीनियर बन जाओ तो किसी और गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे की मदद कर देना। मेरा कर्ज उतर जाएगा। रामचंद्र का ऑपरेशन सफल रहा। वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। अस्पताल के बिस्तर पर जब उन्होंने होश संभाला तो विजय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरी वजह से तेरी पढ़ाई ख़राब हो गई। नहीं बाबूजी, आपकी प्रार्थनाएं और सच्चे दोस्तों का साथ मेरे साथ है। अब मैं और दोगुनी मेहनत से पढ़ूंगा, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। पिता के ठीक होने के बाद विजय ने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक दी। वो रात रात भर जागकर भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित के जटिल सवालों को हल करता था। जब भी उसे नींद आती, वो अपने पिता के ऑपरेशन का घाव और माँ की फटी हुई साड़ी याद कर लेता था। उसकी थकान गायब हो जाती थी। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। विजय ने शांत मन से परीक्षा दी। उसे पता था कि उसने अपना 100% दिया है। 1 महीने बाद नतीजा घोषित हुआ। कार्तिक दौड़ता हुआ विजय के कमरे पर आया। उसने सीधे आकर विजय को गले लगा लिया और हवा में उठाने लगा। विजय, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक AIR 24 आई है। तुम पूरे देश में 24वें स्थान पर आए हो। कार्तिक चिल्ला रहा था। विजय को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देखा। हाँ, वो सच था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि वर्षों के संघर्ष की सफलता के थे। गांव में जब ये खबर पहुंची तो पूरे सोहनपुर में जश्न का माहौल हो गया। गांव के सरपंच ने खुद आकर रामचंद्र को बधाई दी। जो लोग कभी रामचंद्र का मजाक उड़ाते थे कि बेटे को शहर भेजकर पैसे बर्बाद कर रहा है, वो आज उनके पैर छू रहे थे। विजय को देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT दिल्ली में एडमिशन मिला। 4 साल की पढ़ाई के दौरान भी उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने हर सेमेस्टर में टॉप किया। 4 साल बाद कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट का समय आया। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक ने विजय का इंटरव्यू लिया। उसकी तकनीकी समझ, संघर्ष की कहानी और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर कंपनी ने उसे 1 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज ऑफ़र किया और उसकी पोस्टिंग अमेरिका के सिलिकॉन वैली में होनी थी। ये एक ऐसी रकम थी जिसे विजय के पूरे ख़ानदान ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। नौकरी मिलने के बाद विजय सीधे अपने गांव पहुंचा। वो अपनी चमचमाती हुई कार से गांव की धूल भरी गलियों से गुजरा। लोग उसे देखने के लिए घरों से बाहर आ गए। विजय कार से उतरा और सीधे अपने पुराने मिट्टी के घर की तरफ भागा। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बाबूजी बैठे थे और माँ रसोई में खाना बना रही थीं। विजय ने जाते ही अपने माता पिता के चरणों में सिर रख दिया। बाबूजी, माँ, देखिए, मैं जो वादा करके गया था वो आज पूरा कर दिया। उसने अपनी नौकरी का लेटर उनके हाथों में रख दिया। रामचंद्र को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती थी, लेकिन वो समझ गए थे कि उनके बेटे ने आज आसमान छू लिया है। उन्होंने विजय को गले से लगा लिया और फपक कर रो पड़े। बेटा, आज तूने इस बूढ़े बाप की छाती गर्व से चौड़ी कर दी, रामचंद्र ने कहा। विजय अमेरिका नहीं गया। उसने कंपनी से अनुरोध किया कि वो भारत बेंगलुरु के दफ्तर में काम करना चाहता है ताकि वो अपने माता पिता के पास रह सके। कुछ ही सालों में विजय ने सोहनपुर गांव में अपने पुराने घर की जगह एक सुंदर, पक्का और बड़ा मकान बनवाया। उसने गांव में एक आधुनिक अस्पताल और एक डिजिटल लाइब्रेरी भी खुलवाई ताकि गांव के किसी और बच्चे को पढ़ाई के लिए या इलाज के लिए अपनी ज़मीन न बेचनी पड़े। उसने कार्तिक के पिता के पैसे सूद समेत वापस कर दिए थे, लेकिन उनका एहसान वो कभी नहीं भूला। आज भी कार्तिक और विजय की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। एक शाम विजय अपने नए घर की छत पर अपने माता पिता के साथ बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और खेतों पर वही सुनहरी धूप बिखरी हुई थी।
विजय ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लिया। अब देवकी के हाथों में सोने के नए और सुंदर कंगन थे, जो विजय ने अपनी पहली सैलरी से खरीदे थे। देवकी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, समय का पहिया जब घूमता है ना बेटा, तो रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह की सुनहरी धूप निकल ही आती है। विजय ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसने सीख लिया था कि कठिन परिश्रम, ईमानदारी और अपनों का साथ हो तो इंसान किसी भी तकदीर को बदल सकता है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि हमारे इरादे मजबूत हैं और हम अपने माता पिता के संघर्षों का सम्मान करते हैं, तो सफलता एक दिन हमारे कदम ज़रूर चूमती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।